देखो बेटा, आज तुम लोग को आवर्धन क्षमता पढ़ना। आवर्धन क्षमता होती क्या है? किसी दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। देख लो बेटा, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो तुम्हारा फार्मूला हो जाएगा आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होगा बेटा? प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। इसको फार्मूले के रूप में लिख लो, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तुम्हारा m बराबर हो गया I अपॉन O। ठीक बेटा, अब ये तो हो गई आवर्धन क्षमता की बात कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को हम क्या कह देते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो एक बार देखो, फिगर से हम समझते हैं। देखो बेटा, फिगर में यहाँ पे तुम्हारी वस्तु ये भी रखी हुई है। तो वस्तु से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। तुम लोग को पता है, जाएगी दर्पण से टकराएगी और टकरा करके पुनः वापस लौट आते। जहाँ से लौटती है वहाँ पे क्या होता है? फोकस, मतलब फोकस से होकर के वापस लौटती है। दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है और तुम लोग को पता है कि वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली जो किरण होती है, टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती है और वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। ठीक बेटा, और जहाँ पे ये दोनों किरण एक दूसरे को काट रहे हैं वहीं पे तुम्हारा प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब क्या बना? A डैश B डैश। ओके, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। एक चीज़ यहाँ पे और देखना बेटा कि प्रतिबिंब से पोल के बीच की दूरी को हम किससे लिखते हैं बेटा? तुमको बताया गया था, प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं, स्मॉल v। और a माइनस में होगा क्योंकि पोल से किधर प्रतिबिंब बन रहा है? बाईं तरफ। सेम दूसरी चीज़ जो हमारी वस्तु की पोल तक की डिस्टेंस है, b से p की दूरी को हम कैसे लिखेंगे बेटा? ये भी माइनस u हम यहाँ पे दर्शा दे रहे हैं, माइनस u। तो वस्तु की दूरी b से p तक की दूरी को हम क्या लिख रहे हैं? माइनस u। और यहाँ पे तुम लोग को पता है पोल से बिंदु B जहाँ पे तुम्हारी वस्तु स्थित है, किस साइड? पोल के बाईं तरफ स्थित है। ओके बेटा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुम लोग को दर्शा रहे हैं कि मान लेते हैं कि वस्तु से होकर के तीसरी किरण जा रही है। जो तीसरी किरण जा रही है वो तुम लोग को पता है कितनी भी किरण जाएगी तो वो क्या होगी? परावर्तित होकर के जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है वहीं से होकर के वापस लौटती है। तो ये मान ले रहे हैं एक तीसरी किरण यहाँ पे AP जा रही है और दर्पण से टकराने के बाद पुनः वापस जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है वहीं से वापस लौट जाती है। तो तुम लोग देखो, ये इसको हम क्या मान रहे हैं? क्या, कौन सा कोण? आपतन कोण I और इसको क्या मानते हैं? परावर्तन कोण R। अब देखो क्यों ऐसा मान रहे हैं कि सपोज करेंगे ये तुम्हारा दर्पण है, तो तुम्हारा चाहे समतल दर्पण हो चाहे गोलीय दर्पण हो, सबके केस में परावर्तन का नियम लागू होता है। और दूसरी चीज़, इस दर्पण के लिए ये क्या हो गई? आपतित किरण हो जाएगी बेटा, और ये क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गई। ओके,
तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। अब दूसरी चीज़ कि जो तुम्हारा बीपी है वो लंब है, क्यों है? अब इसको यहाँ से देखिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली जो लाइन होती वो सरफेस पे हर समय क्या होती है बेटा? लंब होती है। इस बात को तुम लोग जरूर याद रखना। तो तुम्हारा ये जो बीपी लाइन है वो क्या कैसे बिहेव कर रहा है? परपेंडिकुलर, ये अभिलंब हो गया तो ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण। तो यहाँ से कोण आई बराबर हो गया कोण आर। ओके बेटा, तो चलो हम डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे हम मैग्नीफिकेशन पावर को निकालते हैं। तो ये फिगर से जितनी बातें समझाई गई इसको समझ लेना, जिसको कोई प्रॉब्लम होगी फिर से क्वेश्चन पूछ लेना। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम ले रहे हैं त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, सब लोग देख रहे हो, त्रिभुज ए बी पी तथा ए डैश बी डैश पी में। अब सबसे पहले तुम लोग बेटा ये देख लो कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले देखो कोण बी और कोण बी डैश कैसे बेटा? 90 डिग्री। और दूसरी चीज़ तुम लोगों ने बताया कोण आई बराबर कोण आर। तो इस चीज़ को देख तुम लोग यहाँ से देख लो कि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी कैसे हैं? समरूप। इसको लिख लेते हैं कोण बी बराबर बी डैश और दूसरा कोण आई बराबर कोण आर। एक ऐसे बेटा समकोण है और एक ऐसा है फ्रॉम रिफ्लेक्शन रूल। और तुम लोग को समझ में आ गया कोण बी बराबर क्या हो गया? बी डैश। इस त्रिभुज में देखो त्रिभुज ए बी पी में 90 डिग्री और ए डैश बी डैश पी में बी डैश भी कितना हो गया? 90। तो दोनों कैसे हो गए बेटा? समकोण हो गए। कोण आई बराबर कोण आर, ये कैसे? रिफ्लेक्शन रूल से तुम्हारा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। अब जो तीसरा एंगल बचा हुआ है त्रिभुज ए बी पी में, तो कोण इसमें ए और ए डैश आपस में बराबर हो जाएंगे समरूप त्रिभुज होने के कारण। अब इसकी प्रॉपर्टी से कि जो समरूप त्रिभुज होता है उसमें समानुपातिक भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो उससे लिख लेते हैं ए डैश बी डैश अपान ए बी बराबर बी डैश पी अपान बी पी। अब इसमें वैल्यू को उठा के रखते हैं ए डैश बी डैश। देख लो तुम लोग, ए डैश बी डैश ये क्या है? साइज ऑफ इमेज। तो यहाँ पे हम आई लिखते हैं और ए बी क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और तुम लोग को पता है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ, डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, इसलिए इमेज पे कौन सा चिन्ह होगा बेटा? निगेटिव। और जो वस्तु है तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इस पर कैसा चिन्ह होगा? पॉजिटिव। और बी डैश पी क्या है? वस्तु की दूरी की प्रतिबिंब की, ये प्रतिबिंब की दूरी इसको क्या लिखेंगे? माइनस वी। और बी पी क्या है? वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? यू। तो बेटा इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या आ गया बेटा? तुम्हारा मिरर फार्मूला एम बराबर आई अपान ओ, क्योंकि ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये जो माइनस है उसको उधर रखोगे तो माइनस बी अपान यू। इसका मतलब तुम्हारा जो मिरर फार्मूला नहीं है, मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ मिरर, दर्पण की आवर्धन क्षमता है जो कि निगेटिव होती है। और यहाँ पे फिगर में तुम लोग देख रहे हो यम बराबर आई अपान ओ, ये भी क्या है? निगेटिव, क्योंकि ये जो साइज ऑफ इमेज होती है हर समय कैसी होती है? निगेटिव होगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनी हुई है। और निगेटिव चिन्ह ये दर्शाता है कि हमारा प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो अच्छे से इसको समझ लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल में इसका बहुत रोल रहता है, इसको पढ़ लेना। 7 नंबर में डेरिवेशन आता है, 4 नंबर में न्यूमेरिकल। ओके बेटा।